बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना MD कैट फिज़िक्स यूनिट नंबर 15 मॉडर्न फिज़िक्स को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये इस यूनिट का थर्ड लेक्चर है और ये इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा कि जिसके अंदर हम रिमेनिंग सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब जो रिमेनिंग सब टॉपिक्स रह गए हैं उसके अंदर हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा और इसके साथ एक्स रेज। तो लेक्चर का जो पहला हिस्सा है इसके अंदर हम हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा को डिस्कस करेंगे और लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम एक्स रेज को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने चैप्टर नंबर 20 का ये जो पोर्शन है, जो आपका सब टॉपिक है, इसको आपने लाइन बाय लाइन लाजमी पढ़ना है। जितनी भी साइड इंफॉर्मेशंस हैं उनको अच्छी तरह से देखिए। जो साइड पे ख़ास तौर पर एनर्जी लेवल्स बने हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन आना है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये भी क्वेश्चन डोमेन है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है वो एनर्जी लेवल से आ रहा है। उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ चुके हैं कि जिसके अंदर हम वेवलेंथ को स्टडी करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को। अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है लाइन स्पेक्ट्रा। हम जो चैप्टर नंबर 20 में पढ़ रहे हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा है और इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। अब हम इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास जो है एक सिंपलेस्ट आप समझ लें कि एलिमेंट है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हम इसके ऊपर जो है इसका जो इमिशन स्पेक्ट्रम है उसको हम डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर है तो एक इलेक्ट्रॉन और नज़र भी आ रहा है कि एक इसका ऑर्बिट है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। जब हमने इसका स्पेक्ट्रा देखा तो हमें डिफरेंट कलर नज़र आए, तो हर जो रंग होता है वो एक एनर्जी लेवल को शो करता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर आल्दो एक ऑर्बिट है लेकिन उसके अंदर एनर्जी लेवल्स एक से ज़्यादा है। तो इसी तरह हम स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करके आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स करते हैं और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ही हमने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट किया हुआ है। तो देखिए कहानी क्या है। कहानी ये है, बहुत बेसिक आपके सामने बात की हुई है कि ये ग्राउंड लेवल है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये एक एक्साइटेड लेवल है, इसको हम N से डिनोट करते हैं। ये एक आपके पास एटम है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ग्राउंड से चला जाता है एक्साइटेड में। अब हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट में इसने सारी उम्र नहीं रहना होता, इसका वहाँ पे टाइम पीरियड बहुत मामूली होता है, तो इसने दोबारा जो है वो ग्राउंड पे आना होता है। जब ये दोबारा ग्राउंड में आएगा तो ये जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है उस एनर्जी को ये इमिट करेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारा जो काम है वो इस इमिटेड वेवलेंथ को स्टडी करना कि इसकी रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, एनर्जी कितनी है। तो इसी चीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है कि जिसके अंदर हम वेवलेंथ्स कैलकुलेट करते हैं और इस फार्मूले पे काम किया था बाल्मर ने और उसके बाद रेडबर्ग ने चूँकि इस चीज़ को अच्छा खासा जो है इम्प्रूव किया था, इसलिए रेडबर्ग की जो इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है और उसने अपना एक कॉन्स्टेंट भी दिया था। उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू और उसका जो फार्मूला है वो भी हम देखते हैं। तो जो जनरल फार्मूला है वेवलेंथ को स्टडी करने का वो आपके सामने है कि 1/λ इज इक्वल टू RH, जबकि RH रेडबर्ग कांस्टेंट है और इसको हम लिखते हैं E0/hc, ठीक है। इसकी वैल्यू है 1.097 10 की पावर 7 और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है पर मीटर। ओके, अब ये आपके सामने फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n²। अभी जो P है ये है टर्मिनेशन लेवल कि आपके पास कहाँ पे आके ट्रांजिशन ख़त्म हो रही है, जबकि जो N है ये स्टार्टिंग लेवल है कि ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ऑलवेज रिमेंबर कि जब आपने वेवलेंथ को स्टडी करना है N शुड बी ग्रेटर देन P। बिल फर्ज अगर N इज इक्वल टू P हो जाता है तो ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूवमेंट होती है और तभी जो है वो रेडिएशंस इमिट होती हैं। ये नहीं होता कि ग्राउंड स्टेट के अंदर ही जो है वो इमिशन हो सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिहाजा N शुड बी ग्रेटर देन P। अब जो ट्रांजिशन है, इन ट्रांजिशन को हम दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एक है जी लॉन्गेस्ट जंप, एक है स्मॉलेस्ट जंप। लॉन्गेस्ट जंप का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे उसने जंप किया है। ओके, मैं यहाँ पे जो आपको समझाने के लिए जो ले रहा हूँ फर्स्ट वो ये है कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ P इज इक्वल टू 1 कि बिल फर्ज किसी भी एक्साइटेड स्टेट से जंप हो रहा है
ग्राउंड स्टेट पे। ओके, इसको याद रखिएगा। अब बिलफर्ज सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट जंप को डिस्कस करता हूँ। तो देखें जी, लॉन्गेस्ट जंप के लिए जो आपने बात याद रखनी है वो ये है कि जंप हमेशा इन्फिनिटी से होना चाहिए। जब जंप इन्फिनिटी से होगा इसको हम लॉन्गेस्ट जंप बोलेंगे, और इस जंप की वजह से क्या होगा, डिफरेंस इन एनर्जी मैक्सिमम आएगा। जब डिफरेंस इन एनर्जी मैक्सिमम आएगा तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम होगी। ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो जब डिफरेंस इन एनर्जी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन्गेस्ट जंप के लिए मैंने पहले बताया कि जंप कहाँ से होना चाहिए, इन्फिनिटी से। और अगली इंपॉर्टेंट बात कि जब आपके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो समटाइम्स आपसे पूछा जाएगा जी लैम्डा मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो आपने ये कहना है कि जंप मस्ट बी फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद है स्मॉलेस्ट जंप। स्मॉलेस्ट जंप नाम से जाहिर है कि छोटा जंप हमेशा लगेगा एडजेसेंट एनर्जी लेवल से। बिलफर्ज अगर हम कह रहे हैं कि P = 1 है तो स्मॉलेस्ट जंप के लिए n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। ये याद रखनी है बात। अगर मैं कहूँ कि आपके पास P की वैल्यू 2 है तो जंप अब कहाँ से लगना चाहिए, स्मॉलेस्ट जंप के लिए एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, तो एनर्जी लेवल n = 3 होना चाहिए। तो इसका सिंपल हम फार्मूला ये बनाते हैं कि आपके पास स्मॉलेस्ट जंप के लिए n शुड बी इक्वल टू P+1। गॉट द पॉइंट। जब जंप छोटा होगा आपके पास तो एनर्जी लेवल क्या होगा, एनर्जी लेवल बहुत कम होगा। एनर्जी लेवल जब बहुत कम होगा, एनर्जी डिफरेंस जो है बहुत मामूली आएगा, उससे कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बहुत ज़्यादा आएगी। तो लैम्डा मैक्सिमम के लिए स्मॉलेस्ट जंप, लैम्डा मिनिमम के लिए लॉन्गेस्ट जंप। आप ये समझ लें कि जंप और वेवलेंथ का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। जंप लंबा होगा तो वेवलेंथ थोड़ी होगी, जंप थोड़ा होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़। अब ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है ये इन ट्रांजिशंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि सीरीज़ जो है वो टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है और सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो लेमन सीरीज़, इसमें टर्मिनेशन पॉइंट 1 है। जितनी भी ट्रांजिशंस हैं अगर वो पहले ग्राउंड स्टेट पे आके ख़त्म हो रही हैं उसको हम लेमन सीरीज़ बोलेंगे। कम से कम वैल्यू 2 से शुरू होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं 2 से ऑनवर्ड कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लैम्डा मैक्सिमम, इसका जो लैम्डा मैक्सिमम है वो कब आएगा, लैम्डा मैक्सिमम मीन्स शॉर्टेस्ट जंप। तो शॉर्टेस्ट जंप के लिए n शुड बी इक्वल टू 2 और लैम्डा मिनिमम के लिए n शुड बी इन्फिनिटी। इसकी जो वेवलेंथ है वो होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर, याद रखिएगा। उसके बाद बाल्मर सीरीज़ में टर्मिनेशन पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, 2 पे। 1 पे ख़त्म होती हैं तो लेमन सीरीज़, अगर सारी की सारी ट्रांजिशन 2 पे ख़त्म होती हैं तो वो बाल्मर सीरीज़ कहलाएगी। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू 3 से ऑनवर्ड होनी चाहिए। लैम्डा मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो होनी चाहिए 3, यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, और लैम्डा मिनिमम के लिए ये इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक हो गया। दोबारा से सुन लें कि बाल्मर सीरीज़ में n की वैल्यू जो है वो 3 होनी चाहिए, किसके लिए, लैम्डा मैक्सिमम के लिए। और यही चीज़ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में दी गई है, उसको भी आपने सॉल्व करना है। इसके बाद पास्चन सीरीज़ में टर्मिनेशन पॉइंट 3 होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट 4 से ऑनवर्ड होना चाहिए। लैम्डा मैक्सिमम के लिए n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, मिनिमम के लिए इन्फिनिटी। और ये किस रीजन में होता है, इन्फ्रारेड रीजन के अंदर। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज़, स्टार्टिंग पॉइंट 4 और टर्मिनेशन पॉइंट 4 और स्टार्टिंग पॉइंट 5 से ऑनवर्ड। गॉट द पॉइंट। लैम्डा मैक्सिमम कब आएगा, जब n की वैल्यू 5 होगी। मिनिमम कब आएगा, जब इन्फिनिटी होगी। और ये भी IR रीजन के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बात करें तो पी फंड की, तो पी फंड में टर्मिनेशन पॉइंट 5, स्टार्टिंग पॉइंट 6 से ऑनवर्ड। ओके, लैम्डा मैक्सिमम कब आएगा, जब n की वैल्यू 6 होगी आपके पास, लैम्डा मैक्सिमम कब आएगा, जब n की वैल्यू 6 होगी। और लैम्डा मिनिमम कब आएगा, जब n की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इन्फिनिटी। और ये भी इन्फ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती हैं। अगर इस सब को मैं समअप करूँ तो देखें डियर स्टूडेंट्स, 5 तरह की सीरीज़ हैं, लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड पी फंड सीरीज़। जो लेमन सीरीज़ है उसमें तमाम जो ट्रांजिशंस हैं वो 1 पे ख़त्म होनी चाहिए, और ये कहाँ पे होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। बाल्मर सीरीज़ में तमाम ट्रांजिशन 2 पे ख़त्म होनी चाहिए, ये किस रीजन में होती है, विजिबल रीजन में। ओके, इस तरह जो अगली तीनों सीरीज़ हैं
ये तीनों होती हैं इंफ्रारेड रीजन के अंदर, भूलना नहीं है एमसीक्यू में यहाँ से। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो यहाँ से आता है वो है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। तो अगर आप किसी भी लेवल से ग्राउंड लेवल पे आप ट्रांजिशन करते हो तो आपने नंबर ऑफ ट्रांजिशन निकालनी है, तो उसका शॉर्टकट फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस वन ओवर टू। जबकि जो n है ये वो लेवल है जो आपको दिया जाएगा। बिल फर्ज वो कहते हैं जी 3 से 1 आना है, तो 3 से 1 के लिए n की जगह 3 पुट कर दें, इसको सॉल्व कर लें तो देखें 3 इंटू थ्री माइनस वन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, तो हमने कहा जी 3 ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं। ओके, तो इस तरह से आपने ये करना है। अच्छा, अब आप अपना काम सुनिए। आपने बुक खोलनी है, बुक के अंदर साइड पे एनर्जी लेवल्स हैं, उन एनर्जी लेवल्स को आपने देखना है। जो आप ऊपर जाओगे डिफरेंस इन एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, वो हमें नज़र आता है कि वो कम हो रहा है, लेकिन दर हकीकत वो पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ रही होती है। ओके, तो ये आपने काम करना है। उन एनर्जी लेवल्स को देख लीजिएगा, इस डोमेन को देख लें। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल इससे रेलेवेंट 2 से 3 हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 2 से 3 हैं, उनको भी पढ़ लेना है। तो ये जो हमारा डोमेन है कि यहाँ पे एंड होती है। अब हम बढ़ेंगे एक्सरेज की जानिब। फ्रेंड्स, अब जो है एक्सरेज पढ़ने से पहले हम कुछ शॉर्ट लिस्टिंग डिस्कस करते हैं। दर हकीकत ये जो काम है ये आपकी असाइनमेंट थी, लेकिन मैं खुद जो है इसको आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा जो है मैं फैसिलिटेट कर सकूं। लिहाजा आपने अब इस डाटा को अच्छी तरह से नोट डाउन करना है, इसको आपने याद करना है, इसको आपने समझना है। यहाँ से आपको एक एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, लिहाजा तवज्जो के साथ जो है इसको अच्छी तरह से आपने लिखना भी है, क्रैम भी करना है, याद भी करना है। मैं टेस्ट सेशन में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। अब इस टेबल की इंपॉर्टेंस देख लें कि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम है, 5 सीरीज़ हैं। तो देखें जी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 से 40 सवाल जो हैं वो आपके यहाँ से हल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भाई इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और यही एंट्री टेस्ट की स्मार्ट वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है कि आप इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके के साथ आप क्या करें, अरेंज कर लें और फिर आप उसको क्रैम करें। गॉट द पॉइंट। अब ये जो चीज़ है ये आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी। अब देखें जी, हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर जो चीज़ें हैं, बाकी आपके सामने लेक्चर है, आप देख सकते हो। ठीक है, आपने इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। लेकिन जी सबसे पहले अगर हम बात करें लेमन सीरीज़ की, तो हमें पता है जी कि इसका जो फार्मूला है आपके सामने, P = 1, लैम्डा मैक्सिमम के लिए n = 2 होना चाहिए, वैल्यू आ जाएगी 4/3 RH। लैम्डा मिनिमम के लिए n इन्फिनिटी होना चाहिए, वैल्यू आ जाएगी 1/RH। ठीक है, रेशो ले लें इनकी, लैम्डा मैक्सिमम से लैम्डा मिनिमम। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आएगी आपको, हमेशा रेशो पूछी जाती है यहाँ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन डोमेन है ना, उसमें ये वाला जो पैरामीटर है ये सबसे ज़्यादा चेक होता है। गॉट इट, सबसे ज़्यादा ये चेक होता है और उसके बाद एनर्जीज चेक होती है। ठीक है, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसकी लैम्डा मैक्सिमम से लैम्डा मिनिमम, इन सिंपल इन दोनों को डिवाइड करोगे 4/3 आ जाएगी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं कि -En। अब En क्या है, ये आपके पास एनर्जी है आपके पास nth ऑर्बिट की। अगर E1 ले लें तो हमें पता है ये एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस प्लस, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये बात याद रखना। इसलिए लेमन सीरीज के लिए काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है, याद रखिएगा। और पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो सकती है, इसीलिए जी यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लेमन सीरीज का जो रीजन होता है बता चुका हूँ, अल्ट्रा वायलेट। बाल्मर सीरीज पे आ जाए, फार्मूला आपके सामने कहाँ से शुरू होता है, P = 2, ये उसका टर्मिनेशन पॉइंट है। P = 2 ये वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद जी लैम्डा मैक्सिमम के लिए n शुड भी 3 होना चाहिए, सॉल्व कर लेंगे 36/5 RH आ जाएगा। लैम्डा मिनिमम के लिए जंप कहाँ से होना चाहिए, जंप होना चाहिए जी इन्फिनिटी से, 4/RH इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशो निकाल लें 9/5। काइनेटिक एनर्जी आपके सामने, पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने, रीजन विजिबल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बाल्मर सीरीज किस रीजन में होती है, तो विजिबल। ओके, ये बात नहीं भूलनी, ये बात पूछी जा सकती है। पास्चन सीरीज पे आ जाएं, फार्मूला आपके सामने, P = 3, n = 4। लैम्डा मैक्सिमम के लिए सॉल्व करेंगे 144/7 RH आंसर आ जाएगा। लैम्डा मिनिमम के लिए जंप कहाँ से होना चाहिए, इन्फिनिटी से, 9/RH आंसर आ गया। रेशो ले लेंगे तो 16/7। काइनेटिक एनर्जी आपके सामने, पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने, रीजन इंफ्रारेड। ब्रैकेट सीरीज पे आ जाए, फार्मूला आपके सामने आ गया, P = 4, n = 5। लैम्डा मैक्सिमम के लिए 400/9 RH आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसको RH लिख लें। ओके,
लैम्डा मिनिमम के लिए जंप कहाँ से होना चाहिए, जंप होना चाहिए इन्फिनिटी से। सॉल्व कर लें 16/RH आ जाएगा, रेशो ले लेंगे 25/9। काइनेटिक एनर्जी 0.85, पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने, रीजन आपके सामने, इंफ्रारेड। ठीक, अच्छा ये जो अब काइनेटिक एनर्जीज है ना, ये आपके पास जो है वो किसकी वैल्यूज़ के हिसाब से हैं, ये आप जानते हो कि ये जो हम सीरीज़ को देख रहे हैं इसमें जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल के हिसाब से। ओके, ब्रैकेट सीरीज में हो गया जी, ये बात होगी। पी फंड पे आ जाए, P = 5, N = 6, लैम्डा मैक्सिमम के लिए, लैम्डा मिनिमम के लिए इन्फिनिटी, लैम्डा मैक्सिमम 900/11 RH, लैम्डा मिनिमम 25/RH। रेशो ले लेंगे 36/11 आ गया। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रीजन, इंफ्रारेड। अब ये बात याद रखनी है कि जो आखिरी तीनों हैं ये इंफ्रारेड के अंदर, बाल्मर विजिबल के अंदर और लेमन यूवी के अंदर। ओके, अब यहाँ से आपको अगला MCQ क्या आ सकता है कि इन तीनों में से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो हमें पता है कि जो वेवलेंथ है वो इंफ्रारेड की ज़्यादा होती है, विजिबल की कम और यूवी की उससे कम। ओके, अगर हम एनर्जी की बात करें, हम कहते हैं जी एनर्जी लेमन की जो है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी आपके पास। उसके बाद ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी देख लें ज़रा आप। ये सारी इंफॉर्मेशन इन शॉर्टकट से भी क्रैम कर सकते हैं। अब ये समझ लें कि ये सारा समंदर से हम कूजे में बंद करने लगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है जी, लैम्डा मैक्सिमम निकालना है तो N शुड बी P+1 होना चाहिए। ये बात आप जानते हो, ये बात डिस्कस हो चुकी है कि एडजेसेंट से हमेशा जंप होना चाहिए। लैम्डा मिनिमम के लिए इन्फिनिटी होना चाहिए और लैम्डा मिनिमम का शॉर्टकट क्या है, P²/RH। अब P² क्या है, P आपके पास वो टर्मिनेशन पॉइंट है जहाँ पे टर्मिनेट होना है। ये देखें, अब अगर हम लेमन सीरीज की बात करें तो लैम्डा मिनिमम क्या है, 1/RH। अब देखें यहाँ P की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर लें 1 ही आएगा। बाल्मर में P की वैल्यू 2 है तो देखें 4/RH आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है लैम्डा मिनिमम के लिए। उसके बाद लैम्डा मैक्सिमम से लैम्डा मिनिमम, इसका भी शॉर्टकट एक बना दिया है, P+1 होल का स्क्वायर ओवर 2P+1। अब देखें जी, बिलफर्ज हम बात करते हैं लेमन सीरीज की। ठीक है, इसकी हमें पता है जी लैम्डा मैक्सिमम से लैम्डा मिनिमम 4/3। अभी हम चेक करते हैं क्या वाकई ऐसे है या नहीं है। हाँ जी, 1 P की वैल्यू 1+1 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, ले जी ऊपर 4 आ गया। हाँ जी, 2P+1, P 1 है, 2 × 1 2 + 1 3, तो 4/3 ये चीज़ चेक होगी। तो आप इस शॉर्टकट से भी लैम्डा मैक्सिमम से लैम्डा मिनिमम याद रख सकते हो। और ये अब आपको P की वैल्यू आनी चाहिए कि हम किस सीरीज़ की बात कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग P की वैल्यू क्या है। उसके बाद जी En - E0/n², ये आपकी जो है एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ से ये चीज़ है, ये भी चीज़ आ सकती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको बाज़ औक़ात एनर्जी निकालनी आएगी, आपको N की वैल्यू दी जाएगी, या बाज़ औक़ात आपको N की वैल्यू दी जाए जो है वो निकालनी पड़ेगी, आपको एनर्जी दी जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन डोमेन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने आपको पहले कहा था अपने लेक्चर के पिछले हिस्से में कि बुक में एक साइड पे जो है वो टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर एनर्जीज लिखी हुई हैं, वो एनर्जीज आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। ओके, और पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हुई है, तो एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा। ये एनर्जी डिफरेंस भी आपने अपने पास लिखना है। इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, एनर्जी डिफरेंस, तो ये आपने डेल्टा E एनर्जी डिफरेंस जो है ये आपने सारे इसके अंदर एडअप कर लेने हैं। ओके, उसके बाद जी काइनेटिक एनर्जी मैं बता चुका हूँ कि -टाइम्स En होता है। काइनेटिक एनर्जी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये -2 टाइम्स En होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। En की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो E0 है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो ये था जी हमारा हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम की शॉर्ट लिस्टिंग। मैं अब उम्मीद करूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे, याद करोगे और यहाँ से आने वाला अब MCQ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारा काम आपने करना था, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आपकी जो है सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए ये सारा काम मैंने आपको कर दिया है। अब आपके ज़िम्मे है कि इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके इसको अच्छी तरह से क्रैम कर लें। ओके, अब हम बढ़ेंगे एक्सरेस की जानिब और एक्सरेस पढ़ के हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा और फिर इसके बाद इसका टेस्ट होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे एक्सरेस की जानिब।